हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम सभी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक हिंदी साहित्य की यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसके विकास की क्लास 1 में हम लोगों ने भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा था। क्लास 2 में मध्यकालीन आर्य भाषाओं की प्रथम अवस्था पाली भाषा को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत को, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है जो। ठीक है, तो मोटे तौर पर प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटा कर देखा है। प्रथम प्राकृत प्राचीन प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने प्राकृत के संबंध में लिखा है, प्राकृत पूर्व ग्रंथ प्राकृत अर्थात पहले से बनी हुई भाषा है। जो नमी साधु थे उन्होंने कहा कि जो प्राकृत भाषा है वो पहले से बनी हुई भाषा है। फिर द्वितीय प्राकृत में कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। जो संस्कृत भाषा को सरल बनाने के लिए उसके लिए कौन सी भाषा बनी? प्राकृत भाषा बनी। द्वितीय प्राकृत में विद्वानों का मत है। हेमचंद्र ने लिखा है कि प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, अर्थात प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। जो हेमचंद्र थे उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति का मूल क्या है, मूल मतलब जड़ क्या है, संस्कृत है, और जो संस्कृत से आता है वह प्राकृत है। संस्कृत कैसी है? प्राकृत है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। जो दूसरी प्राकृत है उसको साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। तृतीय प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। समान रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया जो ईस्वी सन की शुरुआत से 5वीं शताब्दी तक प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रचलित रही। तृतीय प्राकृत में क्या बोला गया कि प्राकृत के भाषा की जो प्राकृत के बाद की भाषा है, जैसे कि अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्राकृत की प्रथम अवस्था क्या है? पाली है। प्राकृत की द्वितीय अवस्था क्या है? प्राकृत है। प्राकृत की तृतीय अवस्था क्या है? अपभ्रंश है। प्राकृत की विशेषताएं, ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। प्राकृत की ध्वनि संरचना पाली के समान ही है। जो प्राकृत की ध्वनि की संरचना है वो किसके समान है? पाली भाषा के समान है। जो बातें पाली से अलग है वे इस प्रकार है, जैसे कि विसर्ग के लिप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी। प्राकृत में इस संबंध में एक और विकास हुआ तथा विसर्ग युक्त अकारांत शब्द विसर्गहीन ओकारांत शब्दों में परिवर्तन होने लगा। उदाहरण के लिए जैसे वीरा, वीरो, प्रश्ना, पढ़ो, देवा, देवो। पाली में या व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत में प्रायः या समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर जा प्रयुक्त होने लगा। या के स्थान पर कौन सा? जा प्रयुक्त होने लगा। उदाहरण के लिए यस की जगह जस आने लगा या जो। ठीक है। फिर पाली में संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों को सरल करने के लिए द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। पाली में जो संस्कृत के संयुक्त व्यंजन थे उनको सरल करने के लिए कौन सी आई थी? द्वितीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। प्रारंभ में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत द्वितीयकरण रूप में प्राप्त व्यंजनों का मूल व्यंजन बचा रहा, किंतु दूसरे व्यंजन के रूप में स्वर युक्त होकर दीर्घ रूप से होने लगा। उदाहरण के लिए मृत्यु, मिच्चू। आचार्य शेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। मेन पॉइंट अब पढ़ेंगे हम लोग। फिर है क्षतिपूरक दीर्घीकरण। संस्कृत को हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्राकृत का योगदान यह है कि उसी स्थिति से यह प्रक्रिया दिखाई देने लगी।
व्याकरणिक संरचना संबंधी विशेषताएं, ये आप देख लेना थोड़ा सा। फिर प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां, फिर प्राकृत के भेद। प्राकृत के भेदों को लेकर विद्वानों की राय। विद्वान भरत मुनि, इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र। मुख्य प्राकृत मागधी, अविंतजा, प्राच्या, सूरसेनी, सूरसेनी को सौरसेनी भी कहते हैं, अर्धमागधी, वाहलीक, दक्षिणात्य, महाराष्ट्रीय, गौड़ भाषा, सावरी, आवरी, चांडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरचा, वनेचरी। बररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ रचा। कौन सा है बररुचि का? प्राकृत प्रकाश। इनकी प्राकृत के भेद इन्होंने कैसे किए? सुरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैसाची प्राकृत। हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण लिखा। इनका आरसी, अर्धमागधी, चूलिका पैसाची और अपभ्रंश। चूलिका पैसाची को दंडी ने भूत पिशाच कहा है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इसके बाद अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अब प्राकृत भाषा हो गई, मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था थी। अब अपभ्रंश आ गया। अपभ्रंश कौन सी है? तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को अवंश, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आवीर, अविरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश तत्सम शब्द है। इसी तरह अपभ्रष्ट शब्द भी तत्सम है। अपभ्रंश में 8 स्वर हैं जो 2 भागों ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित हैं। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ। वाक्यपदयम में भर्तृहरि ने बताया कि सर्वप्रथम व्याड़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कृतचित भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है। व्याड़ी का ग्रंथ है लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह अनुपलब्ध है, जो कि अनुपलब्ध है। फिर पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चंड ने किया था। क्षयसती ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहुसेन 650 से पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को कवि कहा है। विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द: आचार्य दंडी ने अवीरों की भाषा, भरत मुनि ने अवरुक्ति और वाग्भट के हेमचंद्र ने ग्राम भाषा। कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अवीरों तथा गुर्जरों से माना है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है। रुद्रट ने काव्यालंकार में जिन 6 भाषाओं का उल्लेख किया उनमें अपभ्रंश भी है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपनी रामायण में अवत्त कहा है। ग्रियर्सन, पिसेल, भांडारकर, चटर्जी, बुलनर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, याकोबी, जूल व्लाक, अल्सडॉर्फ आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना। महाकवि कालिदास की कृति विक्रमोर्वशीयम के 4th अंक में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए अपभ्रष्ट शब्द का
उपयोग किया गया है। मध्य देशीय व शोर श्रेणी अपभ्रंश का समय पर निश्चित भाषा माना गया। सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरिप्रसाद प्रसाद शास्त्री ने किया। अपभ्रंश के भेदों के बारे में विवाद की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलती है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के भेद। विद्वान कौन थे? नामी साधु। इनकी पुस्तक तो नहीं है, इन्होंने अपभ्रंश के भेद उपनागर, आवीर और ग्राम में किया है। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व पुस्तक में नागर, उपनागर और ब्राह्मण में किया है। याकोबी ने सनत कुमार चरेव की भूमिका में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी उत्तरी में किया है। तगारे ने हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश में पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में किया है। नामवर सिंह ने पूर्वी पश्चिमी में किया है अपभ्रंश का भेद। फिर डॉक्टर नामवर सिंह दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार और अवैज्ञानिक मानते हैं, इसीलिए इन्होंने अपभ्रंश के सिर्फ 2 भेद बताए हैं। नामी साधु की उपनागर अपभ्रंश पर निश्चित भाषा थी। इनको यह भी कहा जाता है कि नागर या सौराष्ट्रीय गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली है, ब्राह्मण सिंधी की बोली है। मार्कंडेय ने ब्राह्मण को सिंधी देशोद्भव कहा है। भाषा शास्त्रियों की दृष्टि से पैसाची पर दर्द का प्रभाव है। बर्रची पैसाची का आधार संस्कृत को मानते हैं। मार्कंडेय पैसाची के 3 भेदों का उल्लेख करते हैं, कैके, पांचाल और शोरसैनी। भारत में पैसाची की रचनाएं उत्तर पश्चिम कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। पौमचरऊ और महापुराण। पौमचरऊ 8वीं सदी का है, महापुराण 10वीं सदी का है। पौमचरऊ स्वयंभू, इसमें 90 संधियां, 5 कांड है। रामकथा का विशाल प्रबंध काव्य है। यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। पौमचरऊ, ठीक है। महापुराण कौन है? 10वीं सदी में पुष्पदंत ने लिखा है। इसमें 110 संधियां हैं। 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। इसके 2 भाग हैं, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। पौराणिक गाथाओं के जानकारी के लिए अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ 63 महापुरुष गुणालंकार है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है।